नमस्कार मित्रों। मैं तरविंदर सिंह ओबराय अपने इस चैनल तरविंदर ओबराय में आपका स्वागत करता हूं। और आज आए हम एक नए वीडियो के साथ जिसका टाइटल है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड देयर कॉम्प्लिकेशन। जी हाँ, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज कई सारी कॉम्प्लिकेशंस को लेके आती है जो काफी ज्यादा खतरनाक है। अब मैंने क्या देखा है कि कई सारे लोग जो पर्टिकुलरली डायबिटिक्स हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि क्या आप डायबिटिक्स है और कब से डायबिटिक है, तो बताते हैं जी ये 4-5 साल से प्रॉब्लम है। कई बार ऐसे लगता है कि डायबिटीज है, कई बार नहीं लगता है। तो उनसे पूछा जाए कि आपकी क्या डायबिटीज रहती है, तो क्या ब्लड शुगर रहता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब हमने करीबन 6-7-8 महीने पहले चेक कराया था तो थोड़ी बड़ी भी निकली थी। लाइक खाली पेट जो थी वो 150 से ऊपर थी और खाना खाने के बाद हमारी 200 के आसपास थी। मतलब कुछ महीने पहले कराया, 1 साल पहले। तो डॉक्टर ने, दवाइयां तो पहले से चल रही हैं पर हम कभी लेते हैं कभी नहीं लेते। जब हमें लगता है कि ज्यादा प्यास लग रही है, बार बार यूरिनेट हो रहा है, पेशाब जाना पड़ रहा है, तो हम दवाई ले लेते हैं और उसको 10 दिन 15 दिन 20 दिन रेगुलर खाते हैं। फिर उसको हफ्ते 10 दिन का स्टॉप दे देते हैं। तो कई बार कहते हैं कि अब हमने क्या किया कि इस दवाई को हमने पिछले 10 एक दिन से नहीं खाई, लेकिन लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है तो दवाई ले लेनी चाहिए। तो मैं बड़ा अपने आप को फील वेरी सरप्राइज कि डायबिटीज जैसी बीमारी जो टाइप 2 डायबिटीज है, बिल्कुल जाहिर सी बात है अगर उनको ये प्रॉब्लम 3-4 साल से है, या सोचने की बात है कि उनके पकड़ में 3-4 साल पहले आई है। हो सकता है प्री डायबिटीज की स्टेज उनके पकड़ में ना आई हो। अब क्योंकि फुल फ्लेज डायबिटीज हो गई है, उनके पकड़ में आई है, उसके बाद भी इसको सीरियसली ले रहे हैं। इसको वो उसी बीमारी की तरह ले रहे हैं कि जैसे कि कोई खांसी है, जुकाम है, या पर्टिकुलरली आप कह लो कि उनको लगता है कि गला खराब है, पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, कि ये गोली खाएंगे, 2 दिन लगातार दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। तो डायबिटिक पर्सन के अंदर ये सबसे बड़ी गलत बात है कुछ लोगों के अंदर, कि ये सिर्फ सिम्टोमेटिक डिसीज है कि जब हमें प्रॉब्लम लगी है। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जी हमें तो धुंधला धुंधला नजर आया था, लगा कि धुंधला नजर आ रहा है, कि ये तो पता है कि शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, हो जाता है, लेकिन अब लग रहा है कि ज्यादा धुंधलापन आ रहा है और स्किन में प्रॉब्लम हो रही है, खाज खुजली की प्रॉब्लम हो जा रही है, या हल्का सा कोई घाव लगा था तो भर नहीं रहा, तो नहीं, वो डायबिटिक हो सकता है। तो जी अब जाके टेस्ट कराना चाहिए और अब मुझे दवाई भी लेनी चाहिए, और हो सकता है अगर दवाई से फर्क नहीं पड़ेगा तो मैं दोबारा डॉक्टर पे जाऊंगा। मतलब वो इस बीमारी को ऐसी समझते हैं कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हम इस पे काम करें। ठीक है। तो देन इसीलिए ये लेक्चर बनाने की जरूरत पड़ी कि इसके ऊपर काम किया जाए कि पर्टिकुलरली इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है और ये जो है किस तरह का डैमेज बॉडी के अंदर कर सकते हैं। असल में क्या होता है कि एक्सेस शुगर बॉडी के अंदर हमारी जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है, वेन्स है, उनको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। एक्सेस ब्लड शुगर क्या करता है कि ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है, इन्फ्लामेशन लेके आ जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे आर्टरीज में, वेन्स में कैल्शियम डिपॉजिट्स, फैट डिपॉजिट्स, प्लेक डिपॉजिट्स होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। हमारी जो आर्टरीज और वेन्स का साइज है वो काफी नैरो हो जाता है। पर्टिकुलरली ये क्या करता है कि मीडियल थिकनेस को बढ़ा देता है। अगर हम एरोटा की बात करें या अपनी आर्टरीज की बात करें तो मीडियल थिकनेस को भी बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या है, खून की जो बेसिकली जो आर्टरीज का डायमीटर होना चाहिए काफी कम हो जाता है, और जिसकी वजह से अगेन ब्लड जो है वो खुल खुल के जा नहीं सकता, और ये अलग अलग भागों में ब्लॉकेजेस तक ले आता है, जिसकी वजह से अगेन जो है आर्टरीज की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, वो पर्टिकुलरली फाइब्रस होने लग जाती हैं, और जिसको कहा जाए कि उसके अंदर जो उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है। तो आज हम यही सब बात करेंगे कि वो क्या क्या प्रॉब्लम्स, ये जो डिसीज है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आ रही है। नंबर 1 आ जाता है रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी में क्या होता है कि जो हमारा रेटिना है, रेटिना डैमेज होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेटिना को जो पर्टिकुलरली ब्लड वेसल्स हैं जो उसको खून की सप्लाई देती हैं, मतलब जो सेल्स को खून के द्वारा हमें पता है कि पोषण मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है, सारे के सारे सेल्स जो है अपना पोषण जो है ब्लड के थ्रू लेते हैं। तो इन वेन्स में भी अगेन वही होता है, इन्फ्लेमेशन आती है, प्लेक बिल्डअप होता है, फ्लैट बिल्डअप होता है, रास्ता इनका रुक जाता है, कहीं ना कहीं जो इनके जो है क्लॉगिंग होनी शुरू हो जाती है। अगेन लेस सप्लाई आएगी, लेस न्यूट्रिशन मिलेगा, और रेटिनल सेल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से शुरू में अंधापन, धुंधलापन, और बाद में जब रेटिना डैमेज होने लग जाता है तो डेफिनेटली वो क्या होता है, पर्टिकुलरली अंधापन लेके आ जाता है। ठीक है। अब सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है नेफ्रोपैथी। नेफ्रोपैथी जैसे कि किडनीज जो होती हैं उसके अंदर कई सारी यूनिट है ग्लोमेरुलाई, क्योंकि किडनी जो है वो एक छन्नी की तरह है, और छन्नी का काम क्या होता है कि ब्लड को साफ करना। ठीक है।
बॉडी के अंदर से जो ब्लड आया है उसको प्यूरिफाई करना, जो ब्लड के अंदर पोषण है जैसे कि अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, इसको बॉडी को दे देना। और जो किडनी को लगता है कि जो अब कचरा है जो बॉडी के लिए नुकसानदायक है उसको यूरिन से पास आउट कर देती है, जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटेनाइन, उसके अलावा सॉल्ट, फॉस्फोरिक सॉल्ट्स, और कई तरह के इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम जो एक्सेस में है, जितने भी ये किडनी को लगता है ये कचरा वो सब निकल जाता है। अब होता है क्या है कि अब ये जो छन्नियां है अगर ये क्लॉग कर जाएंगी, बंद हो जाएगी, तो छन्नी ब्लॉक हो गई, काम करना बंद कर दिया। वैसे क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलाई है ये छोटी छोटी यूनिट है, ये छोटी छोटी यूनिट है जो इसको फिल्टर कर रही है। अगेन जो इनकी इनकी जो ब्लड सप्लाई, जो इनका बेसिकली जो वेन्स है जो इनको पर्टिकुलरली ब्लड सप्लाई दे रही है, वो अगेन क्लॉग हो जाती हैं, इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जाम हो जाती हैं। तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये धीरे 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 ये यूनिट्स खत्म होने लग जाती हैं। जब नंबर ऑफ सेल्स, जब नंबर ऑफ ग्लोमेरुलाइज खत्म हो जाएंगी तो अगेन नेफ्रोपैथी स्टार्ट हो जाएगी, एंड इट्स धीरे 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 करके अगेन इट लीड्स टू द किडनी फेलियर। ठीक है, तब बंदा जो है डायलिसिस में चले जाता है। जितनी यूनिट्स खत्म होंगी, जो हमारी वो छाननी है, जितनी जल्दी वो ब्लॉक होती जाएगी वो काम करना बंद कर देगी। अब किडनी के केस में ब्लॉकेजेस का मतलब है कि ग्लोमेरुलाइज का डेड हो जाना, इन सेल्स का डेड हो जाना। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं नेफ्रोपैथी। अब एक आ जाती है कैट, कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस। कार्डियोवेस्कुलर डिसीज में क्या होता है कि अगेन डायबिटिक पर्सन जब होता है और बहुत ज्यादा अनकॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज है, फास्टिंग शुगर 150 जा रही है, पीपी के बाद जो है 250 पहुंच गई, रैंडम जो है 180 190 आ ही रही है, तो अगेन क्या होता है कि समय के साथ साथ ये डैमेजेस होनी स्टार्ट हो जाती हैं। हार्ट में क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम डायबिटिक पर्सन को देखा गया है 60 से 65% जो डायबिटिक हैं वो कार्डियोवेस्कुलर डिसीज से घिरे हुए पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज के अंदर डैमेज हो जाती है। जब लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन आएगी, वो बढ़ेगी, तो अगेन क्या हो जाएगा कि बॉडी के अंदर जो आर्टरीज के अंदर टूट फूट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आर्टरीज डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाएंगी, डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाएंगी, और उसके अंदर प्लेक बिल्डअप हो जाएगा, फैट बिल्डअप हो जाएगा, कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेजेस लेके आएगा। ठीक है, और ब्लॉकेजेस आपको पता है इट कैन लीड्स टू हार्ट अटैक्स। ठीक है, और देखा ये भी गया है कि अगर आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेजेस होंगी तो खून का प्रेशर वो बढ़ा देंगी, है ना। और एक बात और हो जाती है, जब प्लेक्स बढ़ते जाते तो आउटर मेम्ब्रेन को एक दिन ऐसा आता है जब वो बढ़ते जाते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, जिससे जब वो प्लेग बाहर निकलता है तो वो क्या करता है, बाकी की बाकी पूरी जो आर्टरी है उसको ब्लॉक कर देता है और दे कैन इमीडिएटली कॉजेस टू हार्ट अटैक। तो ये हो गया कार्डियोवेस्कुलर डिसीज कैट, जिसमें आर्थ्रियोस्क्लेरोसिस ये एक इसका मेन प्रॉब्लम है। देन एक प्रॉब्लम और आ जाती है जिसके साथ, जिसको बोला जाता है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जितनी भी नर्व्स है इनको जो पोषण देती हैं, इनको जो ब्लड देती हैं, वो अगेन ब्लड वेसल्स है। ठीक है, शुगर जब बढ़ जाएगा अगेन वो इन ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करेगा, इन्फ्लेमेशन लेके आएगा। इन्फ्लेमेशन से क्या होगा, हमारा जो पूरा इन्फ्लेमेटरी जो सिस्टम है जिसके अंदर साइटोकाइनिन्स है, वो सारे के सारे अपने सैनिक जो हैं, माइक्रोफेजेस, टी सेल्स, बी सेल्स, और जितने भी प्रॉब्लम, जितने भी हमारा जो एक जिसे बोलना चाहिए डिफेंस सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और ये डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होकर क्या करता है, अगेन इट कैन प्रॉब्लम, अगेन इट कैन क्रिएट द प्रॉब्लम इन द पर्टिकुलरली जो भी हमारे टिश्यूज और ऑर्गन्स के साथ। तो क्या हो जाएगा, धीरे 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 जो नर्व्स को पोषण दे रही हैं, जो ये ब्लड वेसल डैमेज हो जाएंगी, और नर्व्स भी क्या हो जाएगा, वो डैमेज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, नर्व्स खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जैसे हमने देखा गया है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसका एक इसका रीजन है, जिसकी वजह से पैरों में जलन होना, पैर सुन्न होना, और पैरों में दर्द होना, चलने में दिक्कत होना, रात में पैरों में बहुत गर्मी लगना, रात भर लगना कि जैसे पैरों में कुछ जल रहा है, कुछ चुभन हो रही है, तो ये एक न्यूरोपैथी का सिम्टम है। ठीक है, देन गम्स डिसीजेस, दांतों की दिक्कत। अब क्या होता है कि अगर शुगर का लेवल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ होगा तो डेफिनेटली सलाइवा के अंदर भी शुगर का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा। अब क्या होएगा कि ये बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेगा, और जो बैक्टीरिया अट्रैक्ट होंगे वो पर्टिकुलरली क्या करेंगे, डेफिनेटली वो बैक्टीरिया क्या करेंगे कि वो बैक्टीरिया जो है दांतों में सड़न पैदा करेंगे, एसिड छोड़ेंगे, एसिड छोड़ेंगे तो हमारे इनेमल्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे, दांतों में जब सड़न होगी एसिड आएगा। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा अगेन हाई शुगर लेवल, जो गम्स का हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, जो ब्लड वेसल्स है, इसको डैमेज करता है, ब्रेक करता है, जिसकी वजह से अगेन इन्फेक्शन होने का रेगुलर डर रहता है।
ठीक है, तो ये इसके गम्स की, ये गम्स का ये जो है प्रॉब्लम्स, ये अगेन किस तरह से शुगर लेवल लेके आता है मैंने आपको बताया। देन फिर प्रॉब्लम आ जाती है, एक प्रॉब्लम और है स्किन स्किन डिसीज। स्किन डिसीज क्या होता है, पर्टिकुलरली डायबिटिक पर्सन ये बोलता है कि उसको हमेशा खाज खुजली की प्रॉब्लम रहती है। कई बार वो उसके जो वाउंड्स है, इन्फेक्शन है, जल्दी से भरते नहीं है। वो क्यों नहीं भरते? बिकॉज जब शुगर का कंसंट्रेशन हाई रहेगा, ठीक है, और पर्टिकुलरली शुगर का जब कंसंट्रेशन हाई रहेगा तो उसमें हमेशा बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन बने रहेंगे। बैक्टीरिया और फंगस को अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो हमेशा कंटामिनेट, मतलब संक्रमित रहेगा। तो इतनी जल्दी इन्फेक्शन ठीक नहीं होंगे जब तक वो अपना ब्लड का शुगर मेंटेन करके नहीं रखेगा। तब तक वो बैक्टीरिया और वायरस या कह लीजिए वो फंगस वहां से हटेगा नहीं। ठीक है, एलर्जीज की उसको प्रॉब्लम रहेंगी। ठीक है जी, चलो ये भी हमने बात कर ली। अगला अब आ जाता है इसका एक और कॉम्प्लिकेशन है, वो है सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, जैसे कि मेल्स में ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब ह्यूमन पेनाइल के अंदर क्या प्रॉब्लम आ जाती है कि जितनी भी छोटी छोटी नर्व्स हैं, जितनी भी वेन्स, आर्टरीज हैं जो ब्लड की सप्लाई कर रही हैं, वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं। नर्व्स डैमेज होनी शुरू हो जाती है, नर्व्स की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेंसेशंस नहीं होती, फीलिंग्स नहीं आती, स्टिफनेस नहीं आती। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, अगेन ये लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड नर्व डैमेज इन द पेनिस है। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम और आती है फैटी लिवर की। अब फैटी लिवर में क्या होता है कि अगेन जो ब्लड का, जब शुगर का कंसंट्रेशन जब ब्लड के अंदर अनकंट्रोल बढ़ा हुआ आता है, तो जो हमारा हेपाटिक पोर्टल सिस्टम है, जो इस तरह की जो हमारी वेन्स है, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स है, जो हमारे लीवर को ब्लड की सप्लाई दे रही हैं, जब वो डैमेज शुरू होने लगती हैं, तो लीवर को अपनी सप्लाई खून की नहीं मिल पाती, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, उसका ड्रेनेज नहीं हो पाता, इन द सेंस कि वो वंचित रह जाता है अपने न्यूट्रिशन से। ऐसे केसेस में अगेन क्या होता है, उसके अंदर फैटी डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, लीवर के ऊपर एक जो है चादर चढ़नी शुरू हो जाती है फैट की, इन्फ्लेमेशन आनी शुरू हो जाती है, और वो इन्फ्लेमेशन लेके सिरोसिस को ले आती है, फाइब्रोसिस को लेके आ जाती है। तो ये एक फुल फ्लेज फैटी लिवर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है जी, अब एक प्रॉब्लम और आती है कि पर्टिकुलरली जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब जो मैं वही देखता हूं कि अब अगर ये सारी तो मैंने आपको बातें बताई, जो अब एक नई चीज और जो रिसर्च में से सामने आ रही है, वो ये है कि इट कैन आल्सो लीड टू कैंसर। देखिए, कैंसर इससे कोई डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा है, लेकिन होता यही है कि अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहेगी, जिसको हम हिंदी में बोल लेते हैं सूजन। वो सूजन ऐसी भी होती है जो हमें नजर नहीं आती, जो बॉडी के अंदर होती है। और वो सूजन जो है वो पर्टिकुलरली क्या करती है कि हमारे टिश्यूज, सेल्स, ऑर्गन्स को डैमेज करने की कोशिश करती है। डीएनए के अंदर एरर्स ले आती है, डीएनए की म्यूटेशंस ले आती है। तो ऐसे केसेस में अगर डीएनए के अंदर डीएनए के अंदर जो म्यूटेशंस आती है वो एरर्स लेके आती है। एरर्स जो है वो डेफिनेटली फॉल्टी प्रोटीन क्रिएट करता है, और वो फॉल्टी प्रोटीन जो है ट्यूमर्स को क्रिएट करता है। ट्यूमर्स अनकंट्रोल हो जाते हैं तो वो कैंसर को ग्रोथ करता है, और जब मेटास्टेटाइज होने लग जाता है कैंसर, तो वो एक तरह से इनक्यूरेबल बनता जाता है, और वो फुल फ्लेज कैंसर हो जाता है। तो ये मैंने आपको बताया, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है डायबिटीज का रिलेशन जो है कैंसर के साथ, बिकॉज इन्फ्लेमेशन का ही इसके अंदर मेन रोल है। ठीक है, और क्या होता है कि जब कैंसर सेल ग्रो होने शुरू होते हैं तो वो 200% ज्यादा शुगर लेते हैं एज कंपेयर टू द नॉर्मल सेल्स। तो जब डायबिटिक पर्सन के अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होगी, शुगर बहुत हाई अमाउंट में होगी, तो वो सेल आप मान लीजिए बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। जब सेल बहुत जल्दी ग्रो करेंगे तो कैंसर की ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। तो जहां पे उसको कैंसर की ग्रोथ को होने में टाइम लगना था, वो बहुत जल्दी होगी। तो ये साफ क्लियर एविडेंस है कि 200% जब कैंसर सेल ज्यादा शुगर ले रहे हैं और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, तो आप खुद समझ जाइए कि कितनी जल्दी वहां पे कैंसर डेवलप करेगा। तो ये जो है, ये नया फैक्ट है जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है कैंसर के साथ। तो मित्रों, ये मेरी कोशिश थी कि इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको समझा सकूं कि डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है, और ये कॉम्प्लिकेशंस आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। क्योंकि हमने देखा ही है कि केसेस भी देखे हमने कि कई बार डायबिटिक अनकंट्रोल डायबिटीज हुई और किसी के चोट लगी और वो ठीक नहीं हुई, तो उसका वो प्रॉब्ली वो हिस्सा काटना पड़ गया, वो अंग काटना पड़ गया। और कई बार ये हुआ कि अनकंट्रोल डायबिटीज से आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हुआ, ब्लॉकेज हुई, तो डायबिटीज से हार्ट अटैक आ गए। ठीक है, न्यूरोपैथी हुई तो ब्रेन का डैमेज होना स्टार्ट हुआ, पैरों के अंदर दिक्कत आ गई।
तो ये सारी की सारी जो है ये प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो है अनकंट्रोल डायबिटीज हुई, क्योंकि हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर हर चौथे पांचवें व्यक्ति में से एक को टाइप प्री डायबिटीज है। ठीक है, हर 4-5 बंदे में से एक बंदे को प्री डायबिटीज है और इंडिया की 11 से 13% पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है। तो इससे साफ क्लियर होता है कि इंडिया इज अ वर्ल्ड डायबिटीज कैपिटल। ठीक है, और डायबिटीज यहाँ महामारी की तरह फैल रही है। मैं अभी भी देखता हूँ कि लोग जागरूक नहीं है। किसी को इतना पता है कि दवाई लेनी है, लेकिन एक्सरसाइज करना, डाइट कंट्रोल, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। किसी को इतना पता है कि मैं दवाई ना खाऊं, सिर्फ मैं एक्सरसाइज करते रहूं, मैं जो हूँ पर्टिकुलरली थोड़ा बहुत डाइट जो है बस मैं मीठा ना खाऊं, बाकी मैं ठीक हूँ। और कुछ ये समझते हैं कि सब कुछ खाओ पियो और लगे अगर डायबिटीज पे दिक्कत आए तो जी 10 दिन 15 दिन 1 महीने का कोर्स कर लो और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल है। एक किसी को होलसेल अप्रोच डायबिटीज को कंट्रोल करने की नहीं पता। मैं ये नहीं कहता सबको नहीं पता, मैक्सिमम जनता को पता है, मैक्सिमम लोगों को पता है, लेकिन अभी भी ऐसी पॉपुलेशन है जो इसके बारे में ठीक से नहीं जानती। कुछ सिर्फ दवाई लेना जानते हैं, कुछ सिर्फ परहेज करना जानते हैं और कुछ को पता है कि बस एक्सरसाइज कर लो तो सारी चीजें खत्म। लेकिन इसकी अप्रोच क्या है कि इसकी एक अप्रोच लेके चलनी पड़ती है। जैसे कि मैंने अपने एक पिछला वीडियो था 5 पिलर्स ऑफ डायबिटीज कंट्रोल, उसमें इसकी कंप्लीट अप्रोच बताई हुई है। तो दोस्तों मेरी इस कोशिश ये थी कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको जागरूक कर सकूं इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आप इसको देख के कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा जिससे आपका फ़ायदा हुआ। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देख के आपको कुछ फ़ायदा हुआ तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाकी लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं नए नए वीडियोस बनाऊं और नए नए फैक्ट्स आपके सामने लेके आऊं। क्योंकि दोस्तों एक लेक्चर तैयार करने के लिए अपना पूरा एक्सपीरियंस को यूज में लेके आना पड़ता है। नया नया इस फील्ड के अंदर क्या चल रहा है, काफ़ी सारे रिसर्च जर्नल्स को पढ़ना पड़ता है। एक लेक्चर को तैयार करने के लिए कम से कम 8-10 रिसर्च जर्नल्स तो पढ़ने ही पड़ते हैं, फैक्ट्स तो देखने ही पड़ते हैं, तब जाके कुछ फैक्ट्स जो है पता चलते हैं। प्लस अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना पड़ता है। तो डेफिनेटली उम्मीद करता हूं कि आप सपोर्ट करेंगे ऐसी मुझे और इस वीडियोस को भी शेयर करेंगे और इस वीडियोस का फायदा भी उठाएंगे। धन्यवाद।